आज 22 मई का न्यूज पेपर एनालाइज करेंगे, उसमें देखेंगे क्या चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको नोट करते चलेंगे। और आज सबसे पहले क्या है, आज बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सा है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। क्यों मनाया जाता है आज के दिन? क्योंकि आज के दिन सर कन्वेंशन, आपकी वॉइस कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है मेरी? अच्छा, अभी ठीक है? यस सर। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक होना चाहिए। हाँ, तो CBD यानी कि 1921 में आज ही के दिन क्या हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हुई थी। तो बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज का दिन ऑब्जर्व किया जाता है ना। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या है, 1992 में आप लोगों को पता होगा कि अर्थ समिट हुई थी, जिसको रियो अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है ना। तो उसी के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो और लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, किसके अंतर्गत, UNEP। अगर एग्जाम में पूछा जाता है किसके अंतर्गत आती है, तो UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर पूछते हैं एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव है इसका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उसका सस्टेनेबल यूज करना, को बर्बाद नहीं कर देना। इसके अलावा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स हैं उसका ह्यूमैनिटी के अंदर, जो भी ह्यूमंस हैं उनके अंदर इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उनका इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, एक तो है कार्टेगिना प्रोटोकॉल, इसको याद रखेंगे बायो सेफ्टी के लिए, ठीक है। उसके अलावा है एक नगोया प्रोटोकॉल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये करंट अफेयर्स में एकदम क्वेश्चन आ सकता है, 2022 में ये बनता है। कहाँ बनता है, COP15 के अंदर इसको अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन और इसका जो मेन टारगेट है, मेन टारगेट याद रखना, 30/30। क्या नाम है इसका, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022। इसका जो वो है मेन फ्रेमवर्क है वो है 30/30। 30/30 मतलब कि 2030 तक 30% लैंड और 30% ओशन को सेव कर लेना है, बस इनका ये टारगेट है, ठीक है। रिस्टोर, रिड्यूस, मोबिलाइज, क्या करना है इनको, रिस्टोर करना है डिग्रेडेड इकोसिस्टम, जो खराब हो गए इकोसिस्टम उनको रिस्टोर करना, रिड्यूस करना पॉल्यूशन को, और इन्वेजिव स्पीशीज को। इन्वेजिव स्पीशीज बहुत बड़ा एक समस्या है कई देशों के अंदर, इंडिया के अंदर भी कई सारी इन्वेजिव स्पीशीज हैं जिन्होंने यहाँ की लोकल स्पीशीज को आउटकास्ट कर दिया एक तरीके से, है ना। मोबिलाइज, जैसे आप लोग देखते होंगे सफेदे का पेड़, जैसे हिंदी में बोलते हैं, या यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस यहाँ की इंडिजिनस नहीं है। या फिर आप लोग देखते होंगे गाजर घास, देखिए गाजर घास, गाजर घास होती है, आप लोगों ने रोड साइड में लगे हुए देखे होंगे, छोटे छोटे सफेद रंग के फूल हो जाते हैं उसके ऊपर, बहुत छोटे छोटे, इतने इतने से एकदम सफेद रंग के फूल हो जाते हैं, झाड़ होता है बेसिकली। तो वो USA से आई है हमारे यहाँ, और उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है उस गाजर घास से, तो वो इन्वेजिव है, उसने इन्वेजन किया है यहाँ की स्पीशीज के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या क्या चीज है, ये कंसेप्ट किसने दिया था, नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है, याद रखेंगे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट आया था नॉर्मन मायर्स से, ठीक है। नॉर्मन मायर ने ये दिया, क्या कहा, मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज, किसको मानेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज होनी चाहिए। एंडेमिक का क्या मतलब होता है, एंडेमिक का क्या मतलब होता है, हाँ जी मार्गदर्शी, एंडेमिक का क्या मतलब होता है, डोंट नो सर। आपकी आवाज नहीं आई, एक सेकंड रुकिए, आप आएगी आपकी आवाज, फिर से बोलो जरा, क्या बोला आपने। एक्सटेंट हो चुके हैं। ओके सर जी, एंडेमिक क्या होता है, सर
सर जो एक ही जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कोई स्पीसीज है या एनिमल है। हाँ, जो सिर्फ उस जगह पाए जाते हो, जो खत्म हो गए हैं, उसको एंडेमिक नहीं बोलते, उसको एक्सटिंक्ट एक्सटिंग्विश। बोलते हैं। वो आईयूसीएन रेड लिस्ट है ना। आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार उसको एक्सटिंक्ट घोषित किया जाता है किसी भी जीव को। ठीक है, तो उस रेड लिस्ट के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हैं। नियर टू एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसके अंदर, वो उस हिसाब से एक्सटिंक्ट होता है। तो एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो गया, अब नहीं दिख रहा वो कहीं भी। और एंडेमिक मतलब कि सिर्फ वहीं पर पाया जाता है, उसी एरिया में पाया जाता है। जैसे जब हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो हिमालय, इंडो बर्मा वाला जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला, वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, और सुंदरबन और निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये क्या है, बायोडायवर्सिटीज है इंडिया के अंदर। ठीक है, और हमारा बायोडायवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। दुनिया का 8% ग्लोबल बायोडायवर्सिटी इंडिया के अंदर है, जबकि हमारे पास लैंड कितनी है, 2.4% बस। ठीक है, 2.4% लैंड पे हमने कितना, 8% बायोडायवर्सिटी क्रिएट किया हुआ है। तो बायोडायवर्सिटी इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ देखा हमने, वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, इंसेक्ट्स की भी। बहुत ये इस जगह पर बटरफ्लाईज और आपका ड्रैगन फ्लाईज ये बहुत ज्यादा होते हैं, और बहुत एकदम एंडेमिक है, सिर्फ यहीं पाई जाती है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। तो इसीलिए इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज रीजन भी माना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हिमालय के अंदर एल्पाइन बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जहाँ पे स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, जो सिर्फ हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडो बर्मा, यहाँ पर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा सुंदरबंस को अगर हम देखें, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पर स्वैम्प होता है, जहाँ पर आमों पानी का बहुत ज्यादा होता है। फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हेरिटिएरा फोम्स, हेरिटिएरा फोम्स, जो सुंदरबन के, इसीलिए इसको ये कहाँ पर है, सुंदरबन, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं सुंदरबन, ये कहाँ पर है, ज्योग्राफिकली कहाँ पर लाई करता है। जी, मार्गदर्शी कहाँ पे है सुंदरबंस ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो। सर एशिया में ही है वैसे तो, बट नियर है। किसा जी, तो बंगाल में क्या। हाँ, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये जहां पर गंगा का डेल्टा बनता है, जो गंगा का डेल्टा रीजन है ना, उसी को सुंदरबन बोलते हैं, क्योंकि वहां पर सुंदरी ट्रीज होते हैं। एक ट्री का नाम है सुंदरी ट्री, उस ट्री को क्या बोलते हैं, हेरिटिएरा फोम्स, उसका साइंटिफिक नेम है हेरिटिएरा फोम्स। तो उन वो वाले पेड़ वहां पर बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसको सुंदरबन बोलते हैं। वहां पर बंगाल टाइगर रहते हैं, और टाइगर की स्पीशी के लिए इस तरह के जंगल में रहना यूनिक है। पूरी दुनिया में इस तरह के हैबिटेट में टाइगर्स कहीं नहीं रहते, जैसे हैबिटेट में सुंदरबन के अंदर रहते हैं। इसीलिए बंगाल टाइगर जो होता है, वो बाकी सब टाइगर से अलग होता है ना। आगे बढ़ते हैं। एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है ना। कॉकरोच जनता पार्टी आप लोगों ने सुना होगा नाम। और कॉकरोच जनता पार्टी बनी कैसे, इसका एग्जिस्टेंस आया कहां से, सबसे पहले वो बात करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने एक कमेंट किया था कि देश का जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो कॉकरोच की तरह है। ठीक है, तो इस एलिगेशन को एक व्यक्ति ने अपने ऊपर ऐसे ले लिया कि हाँ हम कॉकरोच हैं। जैसे एक जमाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बोला गया था कि आप अछूत हैं, आप दलित हैं, तो उन्होंने दलित का तमगा अपने सर पे ले लिया कि हाँ हम दलित हैं, अब हमारा सुधार करना आपका काम है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या ले लिया, एक अपने सर पे तमगा ले लिया कि हाँ हम कॉकरोच हैं। और कॉकरोच क्या कर रहा है, कॉकरोच कर रहा है वो काम जो कि हमारे देश की असल मीडिया को करना चाहिए। ठीक है, असल मीडिया को क्या करना चाहिए, वैसे ये हमारी टॉपिक नहीं है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा टॉपिक है यहाँ। क्यों है फ्रीडम ऑफ स्पीच टॉपिक, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल बैन कर दिया गया।
पहले उसको इंडिया से बैन किया गया और फाइनली उसको बंद करवा दिया गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से अगर आप देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसके फॉलोअर्स रातों रात बहुत ज्यादा बढ़ गए। यानी कि जिस जगह पर पहुंचने के लिए बीजेपी को 14 साल 15 साल लगे, वहां ये 4-5 दिन में पहुंच गए। बल्कि उनसे डबल के आसपास अब फॉलोअर्स हैं इनके। इंस्टाग्राम पे अगर देखें 8 मिलियन के आसपास बीजेपी के हैं और 15 मिलियन के आसपास इनके हो रखे हैं। 20 हो गए, बताओ, 20 मिलियन हो गए, तो बीजेपी से ट्रिपल होने वाले हैं। तो ऐसे में सरकार ने क्या कदम उठाया? सरकार ने उनका ट्विटर हैंडल बैन कर दिया। क्या कहते हुए बैन कर दिया? ये कहते हुए बैन कर दिया कि इसके ऊपर एंटी नेशनल चीजें डाली जा रही हैं। एंटी नेशनल क्या होता है? देखो क्या कहां से यूज किया गया। हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, और हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया हुआ है कि कैसे गवर्नमेंट नोटिस भेजकर क्या कर सकती है, इंटरमीडिएरीज को नोटिस भेजकर किसी भी कंटेंट को टेक डाउन कर सकती है विद इन 3 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स का भी प्रावधान है और 3 आवर्स का भी प्रावधान अभी सरकार करने जा रही है कि 3 घंटे के अंदर टेक डाउन करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में जब सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का इस्तेमाल सरकार कर रही है, और किस नाम पे कर रही है कि अच्छा वैसे कर कैसे सकती है, इस सेक्शन का इस्तेमाल कर कैसे सकती है? क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 के अंदर तो क्या कहता है, दैट वी हैव राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन which necessarily includes criticism of the government। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना मेरा फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, रेस्ट्रिक्शन के भी प्रोविजन है, ऐसा नहीं है कि बिना प्रोविजन के। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या बताता है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कब कर्टेल की जा सकती है? जब मेरी स्पीच और एक्सप्रेशन कैसा हो, अगेंस्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो। जब मैं इंडिया की सोवरेनिटी को या इंटीग्रिटी को क्या कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेरी स्पीच से सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को हानि हो रही हो, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। मैं अपनी स्पीच से किसी का डिफेमेशन, किसी को इंसाइट ना करूं ऑफेंस करने के लिए, किसी का डिफेमेशन ना करूं, कोर्ट का कंटेम्प्ट ना करूं, उसके अलावा मैं कुछ भी बोल सकता हूं, उसके अलावा मैं पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी कर सकता हूं, है ना। तो ऐसे में किसी का बैन कर देना, देखो बैन कर दिया यहाँ पे ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स हैंडल जो हो गया, तो सरकार ने क्या बोला कि ये सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। तो ऐसे में याद आता है हमें श्रेया सिंघल का केस, और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर सेक्शन 66A, पहले हम किसकी बात कर रहे थे, 69A की। 69A को इस केस के अंदर वैलिड माना, कॉन्स्टिट्यूशनल माना, लेकिन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था, क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज इतनी वेग थी कि वो क्या कर रही थी, वो उसका इतना वाइड इंटरप्रिटेशन करने का स्कोप बना रही थी कि किसी भी स्पीच को कर्टेल किया जा सके। जैसे हेट्रेड, इनकन्वीनियंस, व्हाट इज इनकन्वीनियंस, मेरे को आपकी स्पीच से इनकन्वीनियंस हुई तो इसको बैन करना पड़ेगा। कॉजिंग अनॉयंस, अनॉयंस कैसे डिफाइन करेंगे कि किसके लिए क्या अनॉयंस है? सबके लिए अलग अलग अनॉयंस लेवल है ना, सबका टॉलरेंस लेवल अलग है, तो सबके अनॉय होने का भी स्तर अलग है। ठीक है, ग्रॉसली ऑफेंसिव, चलो ये तो समझ में आता है कि ग्रॉसली ऑफेंसिव है, मिनेसिंग है। अनॉयंस क्या होता है? तो इस पे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्योंकि वर्ड्स कैसे हैं, वेग हैं, इसलिए सेक्शन 66A को क्या किया, एंटायरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। ठीक है, तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और जो हमारी सरकार यानी कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उसके बीच में एक बैलेंस को स्ट्रक करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट इसको गलत तरीके से यूज करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं था, चलो हमने मान लिया कि जिसने बनाया वो कौन है, वो पॉलिटिकल आदमी है साहब। आप कह रहे हो कि वो आम आदमी पार्टी का एक्स ऑफिशियल है, तो आम आदमी पार्टी का एक्स ऑफिशियल क्या कोई एसोसिएशन नहीं बना सकता? आर्टिकल 19(1)(c) कहां गया फिर, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। अब एसोसिएशन की बात आती है तो एसोसिएशन कैसी, क्या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है?
तो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर जो उसकी जरूरतें हैं उनको पूरा करना आवश्यक है। क्या जरूरतें हैं? सबसे पहली जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानो, सोशलिज्म को मानो, सेकुलरिज्म को मानो, डेमोक्रेसी को मानो, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मानो। कोई भी पार्टी बनती है तो ये उसके बेसिक है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैं सोवरेनिटी को नहीं मानता या मैं सेकुलरिज्म को नहीं मानती मैं पार्टी। तो कोई भी पार्टी, भले ही उसके नाम में मुस्लिमीन जुड़ा हो, AIMIM के बारे में कई बार ये डिबेट होती है कि वो कैसी है, मुस्लिम परस्त पार्टी है, लेकिन वो चूंकि इंडिया के इलेक्शन कमीशन के अंदर वो रजिस्टर्ड है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, सेकुलर है। तो सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को मानने वाली नहीं चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि डिक्टेटर या अथॉरिटेरियन या एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पार्टी को क्या करना पड़ेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करना पड़ेगा। ऑफिस बियरर्स जो होंगे उसके, जो भी पार्टी अध्यक्ष है, पार्टी का सेक्रेटरी है, जो जो भी उसके ऑफिसर्स हैं उनके डिटेल्स देने पड़ेंगे। मेंबरशिप डिटेल्स देनी पड़ेगी, कौन कौन मेंबर्स हैं। उसके अलावा पैन और बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी, पैन कार्ड की और बैंक की डिटेल्स देनी पड़ेगी, और एफिडेविट के ऊपर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके अलावा 30 दिन के अंदर पार्टी को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी कब बन जाती है, मतलब कोई भी पार्टी रजिस्टर कब होगी, जब क्या हो, कम से कम 6% वैलिड वोट हो असेंबली इलेक्शन के अंदर, तब वो क्या बनेगी, स्टेट पार्टी बनेगी। और इसके साथ साथ देखो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अगर आपको अपनी पार्टी रजिस्टर करानी है स्टेट पार्टी की तरह तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपके पास 6% वैलिड वोट हो स्टेट असेंबली के अंदर और 2 असेंबली सीट्स हो उसी स्टेट की। पहला ऑप्शन, नहीं जीत पा रहे कोई नहीं, 6% वोट ले आओ लोकसभा इलेक्शंस के अंदर और 1 लोकसभा की सीट ले आओ अपने स्टेट के अंदर, तो भी क्या हो जाएगी, स्टेट पार्टी रजिस्टर हो जाएगी। चलो ये भी नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, 3% वोट ले आओ, 3% असेंबली सीट्स ले आओ, असेंबली की सीट्स 3%, और जो कि मिनिमम 3 सीट होनी चाहिए, कम से कम 3 सीट होनी चाहिए, तो करा लो। चलो ये भी नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, 1 लोकसभा सीट फॉर एवरी 25 लोकसभा सीट्स अलॉटेड टू स्टेट। हर 25 लोकसभा सीट के ऊपर 1 लोकसभा सीट ले आओ। जैसे मान लो कहीं 200 सीट है, कहीं पर किसी स्टेट के अंदर 200 सीट है, तो हर 25 सीट पे 25 से डिवाइड कर दो, 25 अट्ठे 200, है ना, तो 8 सीट आप ले आओ, 200 सीट वाली उसमें स्टेट में 8 सीट ले आओ, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। स्टेट पार्टी बहुत सारी है, जैसे AIADMK है, DMK है ना, और अभी वो थाला विजय थालापति की जो पार्टी बनी है नई नई, क्या नाम है, TVK, है ना, TVK पार्टी है। तो इस तरह की छोटी छोटी रीजनल पार्टीज जो है ये क्या है, ये स्टेट पार्टीज हैं। अब आते हैं नेशनल पार्टी के ऊपर, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है और बसपा है। बसपा है तो नेशनल पार्टी, है ना, भले ही उसकी सीट्स नहीं है आज के जमाने में, लेकिन नेशनल पार्टी है क्योंकि वो एक बार ला चुकी है, फिर डी रजिस्टर, मतलब एक बार रजिस्टर हो गए नेशनल पार्टी की तरह, फिर उसको वापस नहीं करा तो नहीं, वो नेशनल पार्टी रहेगी, है ना। SP भी नेशनल पार्टी है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया, इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा कर लो, ठीक है। क्या, 6% वोट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन 4 और मोर स्टेट्स, या तो लोकसभा के अंदर 6% वोट हो, या फिर और असेंबली इलेक्शंस के अंदर 4 स्टेट के अंदर क्या हो, 6% वोट हो 4 स्टेट के अंदर, ठीक है। और एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट होनी चाहिए इसके साथ में, इन दोनों में से कोई एक और 4 लोकसभा सीट। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, विन 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट्स, करंटली 11 सीट्स आउट ऑफ 543, 543 में से 11 सीट जीत लो लोकसभा के अंदर, जो कि 2% है। तो उसके साथ में MPs इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट से सारे बन गए, कम से कम 3 स्टेट से MPs होने चाहिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, नेशनल पार्टी का वो मिल जाएगा रिकॉग्निशन।
तीसरा क्राइटेरिया है रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में आप स्टेट पार्टी की तरह रजिस्टर्ड हो तो आप नेशनल पार्टी ऑटोमेटिकली बन जाते हो। ठीक है। देखो अब ये वाली न्यूज क्या बता रही है, ये बता रही है कि साहब हमारा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो घट गया, वो 4.3% कम हो गया। यानी कि हम जितना क्रूड ऑयल मंगा रहे थे अब उससे क्रूड ऑयल कम मंगा रहे हैं, लेकिन बिल हमारा 50% बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, सारी चीजें महंगी हो गई, फ्राइट चार्जेस बढ़ गए, इंश्योरेंस महंगा हो गया, है ना। फ्राइट चार्जेस और इंश्योरेंस के बढ़ने से क्या हुआ, भले ही हमने कम खरीदा, पहले हम कितना खरीद रहे थे 21 मिलियन टन, इस बार कितना खरीदा 20.1 मिलियन टन। पहले बिल कितना आता था 10.7 बिलियन डॉलर्स, और अब कितना आया बिल 16.3 बिलियन डॉलर्स। तो बिल तो बढ़ गया, लेकिन हमने क्या कम कर दिया अपना, हमने अपना इंपोर्ट कम कर दिया, उसके बाद भी हमें बिल ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, ये देख ये इसको पढ़ लेना हल्का सा, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है सीएडी के ऊपर। उसके अलावा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समझ में आ गया था उस दिन आपको दिव्या? सर क्या? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन समझ में आया था उस दिन क्या होता है इन्फ्लेशन? यस सर। क्या होता है इन्फ्लेशन? सर द एक्शन ऑफ मतलब जैसे एक्शन ऑफ, बताओ दिव्या जी, गलत बता दो, गलत बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सर नंबर नहीं मतलब कटेंगे। जैसे कि अ जनरल राइज इन प्राइस, मतलब किसी भी प्राइस का एकदम से बढ़ जाना, किसी भी चीज के प्राइस का बढ़ जाना। एकदम बढ़ ठीक जाना। है, अब देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। एक गाना याद रखो, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो जो महंगाई डायन है ना, ये महंगाई डायन ही इन्फ्लेशन है, इस महंगाई डायन का नाम ही इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन डायन खाए जाते हैं, तो इन्फ्लेशन डायन है यानी महंगाई है, महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, हम अपना कंजम्पशन कम कर देंगे, कंज्यूम करना कम कर देंगे, है ना। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुश इन्फ्लेशन, दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, दो तरीके से महंगाई बढ़ सकती है, एक कॉस्ट पुश और डिमांड पुश। जब डिमांड पुश की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमें ग्रोथ दिखती है, तो हमें क्या दिखती है, ग्रोथ दिखती है। क्यों दिखती है ग्रोथ? डिमांड की वजह से कैसे बढ़ता है इन्फ्लेशन, क्योंकि मेरे पास अगर पैसा आएगा तो मैं क्या करूंगा उस पैसे का, सामान खरीदने जाऊंगा बाजार में, बाजार में सामान खरीदने जाऊंगा तो क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो क्या हो गया, उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा नियम है, मोर द डिमांड मोर द प्राइस। ठीक है, और मोर द सप्लाई लेस द प्राइस। सप्लाई जहां ज्यादा हो गई प्राइस कम हो जाएंगे, सप्लाई कम हो जाएगी प्राइस ऊपर हो जाएंगे। अभी हमने क्या देखा, ऑयल की सप्लाई कम हो गई, प्राइसेस ऊपर चले गए, है ना। तो सप्लाई कम हो गई तो क्या हो गया, प्राइसेस ऊपर चले गए। वहां डिमांड कम नहीं होगी क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटी है, वहां डिमांड कम नहीं होगी प्राइस ऊपर जाने से, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी है, जरूरी है, गाड़ी चलेगी चलेगी, कम चला लोगे, इंडस्ट्रीज चलेंगी ही चलेंगी, थोड़ा कम प्रोडक्शन हो जाएगा, खेती बाड़ी होगी ही होगी, वहां डीजल का इस्तेमाल होगा ही होगा ट्रैक्टर के अंदर, वहां फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कम इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन क्या उसकी डिमांड को खत्म नहीं किया जा सकता। तो वो एक अलग क्या हो गया, वो सप्लाई की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे महंगाई बढ़ रही है। वो इन्फ्लेशन कैसा है, सप्लाई की वजह से, कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और ग्रोथ, ये डिमांड वाली इन्फ्लेशन, इसमें अंतर क्या है, इसमें तो मैं सामान की डिमांड कर रहा हूं इसलिए उसका प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे मुझे सामान बनाने में ही पैसा ज्यादा लग रहा है। मान लो मैं एक
स्क्रीन बनाने का काम करता हूँ, ठीक है। इस स्क्रीन के अंदर ये ग्लास लगा हुआ है ऊपर, और ये साइड में कुछ मेरे ख्याल से फाइबर होगा, है ना। इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स भी होंगे, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स और होंगे जो हमें नहीं पता, ठीक है। मान लो सेमीकंडक्टर है, चाइना से आना बंद हो जाता है, चाइना इसके सप्लाई पे रोक लगा देता है, तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर के रॉ मटेरियल पे चाइना का कब्जा है ना। उसके रॉ मटेरियल के सप्लाई को क्या कर देता है चाइना, लिमिट कर देता है, सप्लाई को लिमिट कर देता है। तो सप्लाई जब लिमिट होती है तो उसका क्या होगा, महंगा हो जाएगा, है ना। पहले मैं ये टीवी मान लो, ये स्क्रीन मैं मान लो 1 लाख रुपए में बेच रहा था, और मुझे 90,000 रुपए में बन रही थी, 90K में बन जा रही थी, और मैं एक लाख में बेच के 10,000 का फायदा कमा रहा था, ठीक है। अब चूंकि सेमीकंडक्टर्स महंगे हो गए, तो मुझे बनाने की ही कॉस्ट पड़ रही है 1,10,000, 1.10 लाख पड़ रही है। तो अब मैं 1 लाख में कैसे बेच दूंगा, 10,000 के नुकसान पे कैसे बेच दूंगा, और कब तक बेच दूंगा, है ना। तो क्या होगा, जब भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा तो क्या होगा, चीजों के दाम महंगे होंगे और उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। क्योंकि ग्रोथ जब होती है, मतलब जब डिमांड पुश इन्फ्लेशन होता है, तो इसको आरबीआई के पास कंट्रोल करने के बहुत सारे मैकेनिज्म है, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगली बार जब इन्फ्लेशन आएगा अगले महीने, फिर से डिस्कस करेंगे। और किसी को अगर देखना है तो यूट्यूब पे इसकी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने डाली हुई है, सिर्फ इसके लिए कि कौन कौन से मैकेनिज्म ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है, OMOs हैं। तो ये सारे 5-6 मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है, डिमांड पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो कि इंटरनेशनल है, कॉस्ट पुश में भी कई बार सरकार सब्सिडीज दे देती है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को अपना पैसा बर्न करना पड़ता है। जैसे फर्टिलाइजर के अंदर अभी देनी पड़ेगी सब्सिडी, आप लोग देखना आने वाले फ्यूचर में, अभी इसी साल में देखना कि सरकार एक वो निकालेगी एस्टिमेट अभी आने वाले दिनों में, कि अभी हमको फर्टिलाइजर के ऊपर अगर किसानों को सब्सिडी देनी है तो इतना खर्चा आएगा, उसका वित्तीय कोष के ऊपर ये असर पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, ठीक है। तो जब भी इन्फ्लेशन आता है तो क्या होता है, जब इस तरीके का इन्फ्लेशन आता है तो सीएडी बढ़ जाता है, सीएडी बढ़ जाता है और रुपया वीक हो जाता है। इस पूरे साइकिल को हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इट इज साइक्लिक, है ना। जब भी क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा तो हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा, रुपया कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी बाइंग कैपेसिटी कम हो गई। अब हम इंपोर्ट के लिए ज्यादा पे करेंगे, ज्यादा पे करेंगे तो सीएडी बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। जब हम दूसरे देश के साथ डील करते हैं तो उसके साथ जो अकाउंट बनता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट, और उसके अंदर जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। वैसे उस खाते को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, ठीक है। उस बीओपी के अंदर ही सीएडी आता है, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर हम लोग अभी बहुत डीप में नहीं जा रहे, जिस दिन सीएडी का कोई आंकड़ा आएगा या वो ऐसा कोई आंकड़ा आएगा उसको डिस्कस कर लो, ठीक है। इसके अलावा एलएनजी की हमारी इंपोर्ट 30% रिड्यूस हो गई है, एलपीजी की इंपोर्ट हमारी 12.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा वगैरह, आप लोगों को याद कर लें ये वाले, है ना, क्योंकि ये बदलते रहेंगे, अगले महीने बढ़ जाएगा, हो सकता है कम हो जाए, लेकिन हमें ट्रेंड पता होना चाहिए कि अभी वेस्ट एशिया वॉर की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एलपीजी इंपोर्ट, हमारा एलएनजी इंपोर्ट, हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो बिल है, इंपोर्ट बिल 50% बढ़ गया, ठीक है। अब एक यूएन के अंदर मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसमें इंडिया साइन करने से मना कर देता है, कह रहा है एब्सटेन्ड, वी एब्सटेन्ड फ्रॉम साइन, कह रहे हम साइन नहीं करेंगे इसके ऊपर। क्यों साइन नहीं करेंगे सर, वजह दिए, ऐसे ही नहीं, वजह दी है, कह रहे हैं कि अगर हमने इसके ऊपर साइन किया क्यों, तो इससे क्या होगा, इससे यूएनएफसीसीसी का जो फ्रेमवर्क हम लोग फॉलो करते हैं सीओपी के अंदर, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, यूएनजीए ने जो अभी ये लेके आया क्लाइमेट ऑब्लिगेशन के नाम से, क्लाइमेट ऑब्लिगेशन के अंदर क्या होगा कि
जो वहां पर नियम बनेंगे उन्हें हमें लागू करना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं यूएनएफसीसीसी के अंदर, हम बताते हैं कि हम एनडीसी के अंदर क्या क्या चीजें देंगे, है ना। तो ये फर्क आ जाएगा। तो इसमें यही कहा कि यूएनएफसीसीसी को हम मानते हैं, ठीक है। यूएनएफसीसीसी भी अर्थ समिट में ही एडॉप्ट किया गया था, है ना। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, साइड लाइन हो जाएंगे। एक जो कंसेप्ट है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, सीबीडीआर जिसको बोलते हैं, तो सीबीडीआर का भी क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। और सीबीडीआर का खात्मा हो गया तो जो हमको क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलती है डेवलप्ड कंट्रीज से, वो मिलनी बंद हो जाएगी। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी, जिससे कि डेवलपिंग नेशंस को क्या होगा, नुकसान होगा, और डेवलप्ड नेशंस को फायदा होगा। तो यही हमारा डर है, जिसकी वजह से हमने क्या किया है, हमने इस पर साइन करने से मना कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो आज एक टॉपिक है, सेडिशन ट्रायल कैन गो ऑन इफ एक्यूज्ड इज विलिंग। व्हाई वुड एक्यूज्ड बी विलिंग टू टेक ऑन द ट्रायल, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई हुई है। क्या है सेडिशन, देखो सेक्शन 124 आईपीसी के अंदर सेडिशन नाम से एक क्राइम हुआ करता था, जिसमें कि कुछ बोलना विच इज अगेंस्ट द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द सिक्योरिटी, अगेंस्ट द वो बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, है ना। तो उन सब के अगेंस्ट अगर हमने बोला तो क्या हो जाएगा, सजा हो जाएगी। ब्रिटिशर्स इस लॉ को लेके आए थे जिससे कि जो क्रांतिकारी हैं उनके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जा सके। इसमें किसके अगेंस्ट नहीं बोलना है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हम बात नहीं कर सकते, सेक्शन 124 ए आईपीसी के अनुसार। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन, देखो सेडिशन है क्या, बेसिकली सेडिशन है जब आप अपने वर्ड्स, एक्शन या साइन से क्या करते हो, व्हेन यू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और एक्साइट डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। डिसअफेक्शन भी लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, सेडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉलोनियल लॉ है, गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों के अगेंस्ट इसको यूज किया गया। तो गांधी जी ने इसके ऊपर बोला भी है, प्रिंस अमंग पॉलिटिकल सेक्शंस डिजाइन टू सप्रेस लिबर्टी। पॉलिटिकल सेक्शंस के बीच में ऐसा प्रिंस है जो कि लिबर्टी को सप्रेस करने का काम करता है, वो है सेडिशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल आर्टिकल 19 वर्ड ए हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और जब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 124 एक कॉन्स्टिट्यूशनल है बट अप्लाइज ओनली व्हेन स्पीच इंसाइट्स वायलेंस, जब एक्चुअल वायलेंस हो या फिर क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, तभी इस सेक्शन का यूज किया जा सकता है, वरना केवल वर्ड्स के ऊपर इसका यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब बीएनएस के अंदर क्या किया इन्होंने, बीएनएस के अंदर सेक्शन 152 डाल दिया, नाम सेडिशन नहीं डाला, लेकिन कंटेंट सेम है, बल्कि उसको और एक्सपेंड कर दिया है। द स्कोप ऑफ सेडिशन इज एक्सपेंडेड, द content you upload online is also included within this section now, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर इसका स्कोप भी बढ़ा दिया और क्या कर दिया, वो अभी भी लागू किया हुआ है। तो इस आर्टिकल के अंदर यही बोल रहे हैं कि सेडिशन और स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर हमें क्या बनाना है, बैलेंस बनाने की जरूरत है, और इसमें कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत है। एक ये आर्टिकल लिखना है, रेगुलेशन नॉट बैन कैन प्रोटेक्ट ऑनलाइन गेमर्स। तो लास्ट ईयर एक लॉ आया, क्या लॉ आया, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इसके अंदर रियल मनी गेम्स जो होते हैं, जिसके अंदर आप असल पैसा लगा देते हो, उन असल पैसा लगाने वालों को बैन कर दिया गया, सारे गेम्स को। जैसे रमी सर्कल हो गया और ये ड्रीम 11 हो गया, जो कुछ भी जिसमें भी असली पैसा, ड्रीम 11 अभी भी चल रहा है ना, बहुत सारे चल रहे हैं अभी भी। कौन सा, विंजो, बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं जिसमें रियल मनी अभी भी लग रहा है, ठीक है। तो इसको किया किस लिए था, टू प्रोटेक्ट द यूथ, ठीक है, एडिक्शन से बचाने के लिए, फाइनेंशियल हार्म से बचाने के लिए, प्राइवेसी वायलेशंस
से बचाने के लिए, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो उस गेम का पड़ता है बच्चों के ऊपर, कई बार बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं गेम्स के चक्कर में, है ना। एक अभी गाजियाबाद के अंदर कुछ दिन पहले दो बहनों ने छत से कूद के सुसाइड कर लिया। वो कोई कोरियन गेम खेलती थी, उनके घर वालों ने फोन ले लिया तो उन्होंने छत से कूद के सुसाइड कर लिया। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट गेमिंग का बहुत ज्यादा है, क्योंकि गेमिंग जब एक तो होती है कि गेमिंग आप कर रहे हो शौकिया, थोड़ा बहुत गेम खेल लिया तो रिलैक्स योर माइंड, वो अलग चीज है। लेकिन जब गेम ही आपकी जिंदगी बन जाए, वो ही दुनिया बन जाए, तब ये क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज से बच के रहे। बाकी गेम्स खराब नहीं है, खेल सकते हैं आफ्टर रेस्ट्रिक्शन। ये क्या कह रहे हैं कि उसको रेस्ट्रिक्ट, उसको क्या करना है, बैन नहीं करना है, उसको रेस्ट्रिक्शन रेगुलेशंस बनाने हैं उसके ऊपर। सरकार को क्या करना चाहिए, रेगुलेशंस बनाने चाहिए, ना कि उसको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि बैन करने से क्या होता है, बैन करने से होता है कि बच्चे कहाँ चले जाते हैं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पे चले जाते हैं, वीपीएन का यूज कर लेते हैं, प्रॉक्सी सर्विसेज का यूज कर लेते हैं। टेलीग्राम जो एक, टेलीग्राम बहुत ही खराब ऐप है। मैंने भी बीच में इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाया था टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स क्या करती हैं कि टेलीग्राम के ऊपर आपको नोट्स वगैरह शेयर करती हैं। लेकिन टेलीग्राम मैं आपको बता रहा हूँ इतनी खराब ऐप है, इसी के ऊपर सारे लीक होते हैं, पेपर लीक, नीट का एग्जाम लीक हो रहा है। अभी बोल रहे हैं कि री नीट जो हो रहा है उसका पेपर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम के ऊपर बच्चों के पास मैसेजेस आ रहे हैं कि साहब आपको अगर री नीट का पेपर चाहिए तो 10 दिन पहले मिल जाएगा, और उसकी भी कीमत 10-10 लाख, 15-15 लाख, 80-80 लाख, जिसकी जैसी हैसियत उससे वैसे ले लिए, है ना। तो लीक, सारे गलत काम, ड्रग्स सप्लाई होते हैं टेलीग्राम के ऊपर, देह व्यापार चल रहा है टेलीग्राम के ऊपर, कोई रेगुलेशन नहीं है सरकार का टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप फिर भी रेगुलेटेड है, व्हाट्सएप पे भी होते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप फिर भी रेगुलेटेड है। लेकिन टेलीग्राम पे सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं चलता, पता नहीं क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है टेलीग्राम इंडिया के अंदर, और चले जा रहा है। ठीक है, तो जब ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं बच्चे, तो वहां पर क्या होता है, अभी तक तो सारी चीजें लीगल चल रही थी, पैसा भी लिया तो लीगल ही लिया, आपके अकाउंट से आपकी मर्जी से ट्रांसफर करवाया, भले ही आपके अकाउंट से आपके बच्चे ने ट्रांसफर कर दिया, है ना। लेकिन हुआ तो वो क्लिक करने से ही ना। लेकिन वहां तो फिर वो हवाला, ब्लैक मनी, टेरर फाइनेंसिंग में लग जाते हैं, क्योंकि इलीगल गैम्बलिंग में लग जाएंगे। अभी तो सब लीगल है, रेगुलेटेड है। अगर रेगुलेशन लाएंगे तो रेगुलेटेड तरीके से चलेंगे। लेकिन अगर बैन कर देंगे, वीपीएन लगाएंगे, प्रॉक्सी सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पे वो पहुंच जाएंगे। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, जो विदेश में बैठ के प्लेटफॉर्म्स का चला रहे हैं, है ना। तो वहां पे पहुंच जाएंगे तो फिर वो किसके अंदर चले जाएंगे, सीधे हवाला नेटवर्क, ब्लैक मनी नेटवर्क, टेरर फाइनेंसिंग, इवन ड्रग्स की जो फाइनेंसिंग होती है उसके अंदर। ठीक है ना, तो ये बहुत ही खराब ट्रैक है जिसके ऊपर सरकार चल रही है इनके अनुसार। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, ना कि इसको क्या करने की जरूरत है, ना कि इसको बैन करने की जरूरत है। एग्जाम्पल भी दिया, जैसे तमिलनाडु के अंदर ओल्ड कॉइन परचेज का एक, आप लोगों के पास भी शायद आया हो, क्योंकि ये स्कैम पिछले 20-25 सालों से चल रहा होगा मेरे ख्याल से, जब से, मेरे ख्याल से 20-25 साल तो नहीं, लेकिन 15 साल तो हो गए होंगे मुझे देखते देखते ये वाला स्कैम। जब से फोन पे फोटो भेजने की सुविधा आई है, तब से ये स्कैम चल रहा है, मेरे ख्याल से सबसे पुराना स्कैम है। इसके अंदर आपके पास फोटो आएगी कि अगर आपके पास 1956 का 1 रुपए का सिक्का है तो इसकी कीमत 10 लाख रुपए है, आके ले जाओ। आपको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है यार, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, 1 रुपए का सिक्का मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे किसी काम का नहीं है, जाके बेच देता हूँ उसको। और वो कोई खरीदने वाला नहीं होता वहां, वो फिर आपको स्कैम में फंसाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आप इतने रुपए पहले ट्रांसफर कर दो, ये अकाउंट खुलवा लो, वो सारी के सारे फिर आपको स्कीम बेचेंगे और आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। तो तमिलनाडु के अंदर ये स्कैम चल रहा था, जिसके अंदर म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है। म्यूल अकाउंट्स क्या होता है, जो अकाउंट इलीगल मनी को ट्रांसफर करने के लिए क्रिमिनल्स यूज करते हैं, जिससे कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, उसको बोलते हैं म्यूल अकाउंट। ठीक है, अभी देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटे जो है, इसने 8,376 यूआरएल, यूआरएल जो हम ऊपर डालते हैं ना, यूआरएल कोड, उसको बैन किया है, 8,376, जो कि साइबर क्राइम, इलीगल बैटिंग कर रहे थे। महादेव एक ऐप है जो कि मध्य प्रदेश और इस वाले क्षेत्र में मेरे ख्याल से इलीगल गैम्बलिंग के लिए बहुत ज्यादा
मतलब बहुत ज्यादा यूज की जाने वाली है वो। ठीक है, तो उसका भी अभी पुलिस ने काफी लोगों को पकड़ा, महादेव ऐप वालों को, तो उसका भी आता रहता है। इसके अलावा गैम्बलिंग, अच्छा जो आर्टिकल 19(1)(g है हमारा, वो क्या कहता है कि हमारा अधिकार है कि भाई हम कोई भी प्रोफेशन चुने, कोई भी ऑक्यूपेशन चुने, है ना, कोई भी ट्रेड चुन ले, तो गैम्बलिंग तो नहीं चुन सकते। तो गैम्बलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कैसी है, ये है रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम। रेस एक्स्ट्रा कॉमर्शियम मतलब एक्टिविटीज आउटसाइड प्रोटेक्टेड ट्रेड, जो प्रोटेक्टेड, जो आपका फंडामेंटल राइट है उसके बाहर का है ये। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडी और चमर बॉग वाला, चमर बॉग वाला, इस केस में ये भी कहा है देखो सुप्रीम कोर्ट ने कि गैम्बलिंग इज नॉट प्रोटेक्टेड ट्रेड अंडर आर्टिकल 19(1)(g। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। और अभी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जो होने वाली थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है फिलहाल, क्योंकि अफ्रीका के अंदर इबोला आउटब्रेक चल रहा है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसे देख लेते हैं, इबोला कैसा है, वायरस से होने वाला बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है। कौन सा, इबोला वायरस डिजीज। ठीक है, हाईली इंफेक्शियस होता है, कंटेजियस होता है, फीवर होती है, फीवर हो जाता है, इसके अंदर ब्लीडिंग होती है, ऑर्गन फेल हो जाते हैं, डेथ तक हो जाती है लोगों की। और ट्रांसमिशन बॉडीली फ्लूइड जैसे सलाइवा, ब्लड, इन सब से ये ट्रांसफर होता है। इन्फेक्टेड एनिमल से ट्रांसफर होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से होता है, और मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, सीवियर आउटब्रेक है। इसीलिए हमने क्या किया, क्योंकि डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा, इन दो देशों में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसीलिए हमने क्या कहा कि हम इसको पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डब्ल्यूएचओ ने जारी किया हुआ है। क्या है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये डब्ल्यूएचओ कब जारी करता है, जब किसी बीमारी के बहुत सारे देशों के अंदर फैलने की आशंका होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये फोर्थ समिट होने वाली थी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की। फर्स्ट समिट हुई थी 2008 में, फिर 2011 में, फिर 2015 में, और 2015 में भी पोस्टपोन की गई थी इबोला की वजह से। उस टाइम भी इबोला आउटब्रेक हो गया था। तो उसके अलावा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की समिट जो होनी थी, उसको भी हमने पोस्टपोन कर दिया। इसके अंदर हम लोग कई बार देख चुके हैं कि टाइगर है, लायन है, पुमा है, जैगवार है, और लेपर्ड है, और तो इन सब के प्रोटेक्शन कंजर्वेशन की हम लोग इसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, लद्दाख सीक्स बिलोंगिंग टू रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, इस आर्टिकल में जो कह रहे हैं समझने की कोशिश करना कि देखो मेन चीज क्या है, मेन डिमांड क्या है लद्दाख की इस टाइम पे। वो चाहते हैं कि लद्दाख के लिए अलग लेजिस्लेचर हो जिसमें रिप्रेजेंटेशन हो सके। और सरकार क्या दे रही है उनको, सरकार कह रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं जिससे क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बहुत बड़े बड़े एरिया है, ले हो गया, कारगिल हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बहुत बड़े बड़े एरिया है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन बहुत स्पार्स है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई इतने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करने की जरूरत है, उनको रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा, लेजिस्लेचर जब बनेगा। दूसरी डिमांड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड यानी कि शेड्यूल 6 के अंदर इंक्लूजन। शेड्यूल 6 के अंदर क्या है, शेड्यूल 6 के अंदर आर्टिकल 244(2) और 275(1), ये दोनों आर्टिकल याद कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कि 6 शेड्यूल कौन से आर्टिकल के द्वारा क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है। तो आर्टिकल 244(2), 275(1), ये क्या बताता है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी ट्राइबल एरियाज के लिए। ठीक है, अब मेघालय है, आसाम है, त्रिपुरा है, और मिजोरम है, इन 4 स्टेट्स के अंदर क्या है, आर्टिकल 6 कुछ कुछ एरियाज में लागू है, पूरे स्टेट्स के अंदर नहीं, कुछ कुछ एरियाज। जो कैसे एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर लागू है आर्टिकल, वो सॉरी, शेड्यूल 6 का क्या फायदा होता है, जो वहां की लैंड है, जो वहां का फॉरेस्ट है, जो कस्टम्स है, पहले तो लैंड और फॉरेस्ट और वाटर और रिसोर्सेज के ऊपर उस ट्राइब का अधिकार, ये समझे। ठीक है, फॉरेस्ट पे किसका अधिकार है, ट्राइब का अधिकार है। क्यों है ये? इसके पीछे रीजन क्या है, मैं रीजन पूछना चाहता हूँ आज आप लोगों से, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। हाँ जी,
शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? हम्म? तो लेफ्ट हैंड नंबर तो पारसी भी है। फाइनेंशियली वीक है। फाइनेंशियल बैकवर्डनेस क्या क्राइटेरिया हो सकता है? इनके लिए फाइनेंशियल बैकवर्डनेस क्राइटेरिया नहीं है। अरे किता जी, क्यों इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया? क्यों इनको अलग से इनका इनका लैंड, इनका वाटर, इनका फॉरेस्ट प्रोटेक्ट किया गया, इनका कल्चर प्रोटेक्ट किया गया? क्यों किया गया क्योंकि ये? सर ये कनेक्टेड होते हैं ना रिलीजन से, मतलब रीजन से, जैसे कि वो वहीं के उनका कल्चर उनका डिफरेंट होता है, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, वो मेन स्ट्रीम से डिफरेंट होते हैं। उनकी जरूरतें अलग होती हैं मेन स्ट्रीम से, ये कह सकते हो आप। तो उनका गवर्नेंस भी अलग होना चाहिए। लेकिन यस ऐसा सर। करा क्यों गया? क्योंकि देखो मैं आपको इसके पीछे कारण बताता हूँ, ये इसको आप कोट कर सकते हो एग्जाम के अंदर भी। कि जब लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में मीटिंग हो रही थी, माउंटबेटन प्लान को लागू किया जा रहा था, तो उस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि सोशल शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उन्होंने बोला था दीज आर द एबोरिजिनल्स ऑफ इंडिया। एबोरिजिनल्स मतलब यहाँ के नेटिव जो हैं वो यही है, एंड वी डू नॉट वांट टू मेक देम सेकंड हैंड कॉपी ऑफ आवर सेल्स। और क्यों बोला था उन्होंने, उसका कारण किस्सा जी ने बता दिया। क्योंकि वो जमीन से ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो इस नेचर से ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो सस्टेनेबल लिविंग को जानते हैं, जो अभी मोदी जी कह रहे हैं ना, लाइफ लाइफ फॉर एनवायरमेंट। हमने अपने एनडीसी में भी डाला लाइफ फॉर एनवायरमेंट। लाइफ फॉर एनवायरमेंट जीना जानते ही एबोरिजिनल्स हैं इंडिया के। एबोरिजिनल्स जो यहाँ के नेटिव हैं, हम लोग नेटिव नहीं है। हो सकता है कोई आप में से हो शेड्यूल ट्राइब्स में, लेकिन हम लोग जो दिखते हैं यहाँ पर मुख्य धारा में, वो एबोरिजिनल्स है ही नहीं यहाँ के। हम सब बाहर से आए हैं, हम सब इमिग्रेंट्स हैं। ठीक है, तो इंडिया इज ऑल्सो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। जैसे यूएसए इज लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, ऐसे ही इंडिया भी लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है। इसीलिए किसी भी कम्युनिटी का ये बोल देना कि तुम यहाँ से चले जाओ फलाने देश में क्योंकि तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, वो एक गलत गलत वर्ड है। मतलब वो बोलना ही नहीं चाहिए, किसी के पास अधिकार ही नहीं है वो कहने का, क्योंकि वो खुद यहाँ का नहीं है। जो बोल रहा है वो खुद यहाँ का नहीं है। और जो शेड्यूल ट्राइब है वो तो जंगल चाहता है, वो जंगल को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करने जा रहे। जब भी हम किसकी बात करते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करते हैं, सबसे पहले वहां के ट्राइबल्स को वहां से बाहर भगा देते हैं। जबकि वहां के ट्राइबल्स ही जानते हैं कि वो जंगल कैसे बचेगा। उनसे बेहतर कोई जंगल बचा नहीं सकता वहां का, क्योंकि वो क्या है, उनके पास जनरेशनल नॉलेज है उस जंगल को लेकर कि उस जंगल में किस तरीके के प्लांट्स हैं, किस तरीके के जानवर हैं, कैसे उनको कंजर्व किया जाए। इतने जनरेशन से वो उसको कंजर्व करते आ रहे हैं। और एक बंदा कहाँ बैठ के यूएनएफसीसीसी में बैठ के नियम बना देता है कि इसको कंजर्वेशन करने के लिए ये प्लान होगा। तो वो जब टॉप बॉटम प्लान बनता है, टॉप पे प्लान बनता है और बॉटम पे इंप्लीमेंट होता है, तो कंजर्वेशन नहीं होता है। फिर क्या होता है, फिर ट्राइबल्स को वहां से भगा दिया जाता है। फिर चाहे लक्षद्वीप हो, फिर चाहे आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो, कोई भी हो, जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं सरकारी, जितने भी वेस्टर्न घाट्स के अंदर देख लो। वेस्टर्न घाट्स के अंदर भी क्या हुआ, यही हुआ ना कि वहां के जो एबोरिजिनल्स हैं उनको वहां से भगा दिया गया। इको सेंसिटिव जोन्स बना दिए गए, वहां पे किसी की भी एंट्री नहीं होगी साहब, वहां के लोकल ट्राइबल्स की भी एंट्री नहीं होगी। तो ये क्या है, ये कंजर्वेशन का तरीका है हमारा, जिसमें हम डिस्ट्रॉय ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या चाहिए, अपना शेड्यूल 6 चाहिए, ताकि हम लैंड को प्रोटेक्ट कर सके, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट कर सके। फ्रेजाइल इकोसिस्टम है हिमालय का। ठीक है, माइनिंग को, टूरिज्म को और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को क्या कर सके, कंट्रोल तरीके से वहां पर इम्प्लीमेंट कर सके। ये नहीं कि वहां पर माइनिंग की तो बर्बाद कर दिया पहाड़, पहाड़ ही नहीं बचा, सारा पहाड़ खोद के ले गए।
वहां पे अगर टूरिज्म आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना टूरिज्म आ जाए कि वहां की इकोलॉजी खराब हो जाए। ठीक है, वहां पे क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या भी बढ़ जाती है ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा? ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो वहां पर लग रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो उसके अलावा कल्चरल प्रिजर्वेशन है, जो गेजिंग राइट्स हैं, लैंग्वेज है, लोकल ट्रेडिशंस हैं वहाँ के। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करना भी ज्यादा जरूरी है। तो इंडिजिनियस लाइफ स्टाइल वहाँ की प्रोटेक्ट होनी चाहिए। तो इस आर्टिकल को पढ़ लेना एक बार, है ना। इस आर्टिकल के अंदर ये भी देखो, एक और चीज के ऊपर कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, सिक्किम है, ये भी कैसे हैं? ये भी बॉर्डर स्टेट्स हैं। और लद्दाख भी बॉर्डर स्टेट है। लद्दाख का भी बॉर्डर के कहाँ कहाँ से लगता है? लद्दाख का बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना से लगता है। उनका बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, वो चाइना से लगता है। चाइना से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, उधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का। तो उनको भी तो प्रोटेक्शन दे रखी है, उनको भी तो स्टेटहुड दे रखा है। अगर सिक्योरिटी ही रीजन है तो फिर उनको क्यों स्टेटहुड दिया हुआ है? वहां से भी तो इन्फिल्ट्रेशन होता ही है, म्यांमार से होता है, बांग्लादेश से होता है ना। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से? सियाचिन है। सियाचिन इज द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। दुनिया की सबसे ऊंची बैटल ग्राउंड है सियाचिन। और सियाचिन को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, जिसको कि हमारी इंडियन आर्मी पिछले 70 सालों से करती आ रही है, चाइना से भी और पाकिस्तान से भी। एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान। तो सेंसिटिव जोन है। गालवान वैली है, गालवान में भी स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, है ना। इसके अलावा पैंगोंग त्सो के ऊपर बात चलती रहती है, वो कब पुल बनाते रहते हैं, फिर हम पीछे धकेलते हैं उनको। यहाँ पर वो है, 4 फिंगर्स है। तो 4 फिंगर्स क्या है कि जगह है, तो उसके हिसाब से हमने बांटा हुआ है। वो 4 फिंगर्स नो मैंस लैंड मानी जाती है, तो उसके अंदर एनक्रोच करते रहते हैं चाइनीज आर्मी। तो वो भी समस्या है। तो लेकिन अगर स्टेट बनती भी है तो भी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो तो सेंटर के हाथ में है। तो स्टेटहुड देने में नुकसान क्या है? शेड्यूल 6 का फायदा देने में नुकसान क्या है? ठीक है, तो ये यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, एक ये है कास्ट अवे। कास्ट अवे के अंदर हम लोगों ने वैसे तो सारी चीजें पढ़ रखी है कि कास्ट सेंसस आखिरी बार 1931 में हुआ था। इस बार हो रहा है 2011 में करने की कोशिश की गई थी। तो 2011 में उसका नाम क्या रखा था? सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011। तो 2011 के अंदर जब हमने करने की कोशिश की थी तो लोगों ने जो अपने कास्ट भरे, अंदाजा लगाओ कितने कास्ट भर दिए होंगे लोगों ने? 1000, 2000, 10,000, 20,000, कितने भर दिए होंगे अंदाजे से बताओ? इंडिया के अंदर कितनी कास्ट एग्जिस्ट करती होंगी? अंदाजा कुछ भी। 500, 700। किसा जी कितनी करती होंगी? 45 समथिंग। 45। या मार्गदर्शन। ऐसी तुक्का लगा रही हूँ सर, तुक्का लगा रही हूँ हाँ नॉलेज ठीक है, में। तो ही है। 1000 के अराउंड है। कितने? 1000 के अराउंड कास्ट है। 1000। सब कास्ट, सब कास्ट। 46 लाख कास्ट भरी है लोगों ने अलग अलग 2011 के सेंसस में। देख लो 2011 के सेंसस में 46 लाख कास्ट में है। 46 लाख अलग अलग कास्ट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो डेटा बहुत ज्यादा एरोनस है, वो दिख ही रहा है सामने सामने, है ना। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में होना था वो सफल नहीं हो पाया। ये क्या कलेक्ट कर रहा था? ये इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल डेप्रिवेशन, कास्ट, उसके अलावा कास्ट में 46 लाख कास्ट आ गई। तो वो सारा डेटा कैसा, वो बहुत रिलायबल डेटा नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसके अलावा एक ऑप्शन ये कहने के लिए कह रहे हैं कि भाई कास्ट लेस का भी ऑप्शन डाल दो इसके अंदर। इसका कास्ट लेस का, कोई कहता है कि मैं, मेरी कोई कास्ट नहीं है, रिजेक्ट कास्ट आइडेंटिटी अगर कोई कर रहा है, इफ रिजेक्ट कि मेरी कोई कास्ट आइडेंटिटी नहीं है, तो वो भी ऑप्शन होना चाहिए। बस इतनी सी बात ये इसके अंदर कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग कई कई बार पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मंडल कमीशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मंडल कमीशन के बारे में पहले डिस्कस किया हमने नहीं? तो मंडल कमीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कास्ट का सिस्टम जो है, यानी कि कास्ट के ऊपर जो हमको आरक्षण देखने के लिए मिलता है हमारे देश में, वो आया कहाँ से? तो वो आता है मंडल कमीशन के ऑब्जर्व उससे, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन से। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसका एक तो ऑफिशियल नेम याद रखना। ऑफिशियल नेम क्या है? सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। सेकंड बैकवर्ड
क्लासेस कमीशन 1979 में बना था, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उस समय पर, और बीटी मंडल को इसका अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मंडल कमीशन बोलते हैं। इन्होंने कहा, इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ओबीसी को 27%, ठीक है, और साथ में SC ST को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ओबीसी को 27% और टोटल रिजर्वेशन 50% होना चाहिए, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। क्राइटेरिया क्या रखा, क्राइटेरिया इकोनॉमिक नहीं रखा, क्राइटेरिया रखा एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं था। ओबीसी के अंदर बहुत सारी कास्ट है जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है, लेकिन वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। इकोनॉमिक इंडिकेटर तो तब देखा गया जब ईडब्ल्यूएस बाद में ऐड हुआ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ऐड किया गया, 10% आरक्षण दिया गया, ठीक है। तो इसके अंदर जब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे 1990 में, तो हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने अपने ऊपर केरोसिन डाल के आग लगा ली प्रोटेस्ट में, बहुत सारे बच्चे मर गए कि हमारे यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए इस बात, ठीक है। तो एक केस होता है इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 50% की सीलिंग लगाई, और कहा कि सिर्फ ओबीसी हो जाने से किसी को आरक्षण मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसके लिए हमें क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्रीमी लेयर क्या होता है सर, क्रीमी लेयर लस्सी का गिलास, और लस्सी के गिलास में मलाई पड़ी है, नीचे क्या है, लस्सी है, ऊपर मलाई है। तो जब ऊपर से हम काजू किशमिश और बादाम डालेंगे तो वो तो ऊपर ही अटक जाएगा मलाई के ऊपर, नीचे नहीं जा पाएगा। जो मलाई है इसको हटाना इसीलिए जरूरी है ताकि काजू बादाम नीचे तक जा सके, सरकारी योजनाओं का फायदा किसको मिल सके, जिसको असल में जरूरत है। नहीं तो किसको मिलेगा, जो उस कास्ट में एम्पावर्ड है ऑलरेडी, उसी को कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का फायदा मिलता रहेगा, उसी परिवार को मिलता रहेगा, है ना। जो एक्चुअली जिनको जरूरत है, जो एक्चुअली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो तो कभी मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्रीमी लेयर को हटाना जरूरी है, ठीक है। तो क्रीमी लेयर क्या है, जिसकी 8 लाख से ज्यादा इनकम है, जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब पे है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है कि इतनी जमीन है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो उसको क्या मानते हैं, क्रीमी लेयर मानते हैं, और रिजर्वेशन के ऊपर 50% की सीलिंग लगा दी। इसके बाद इसी केस में कहा गया था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन 77th अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST कर दिया गया। 81st अमेंडमेंट करके कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी का सिद्धांत लाया गया। कैरी फॉरवर्ड मतलब कि मान लीजिए आज 100 वैकेंसी निकली, 100 वैकेंसी निकली, तो 13% SC ST का रिजर्वेशन है, जिसके अंदर 7.5% ST का रिजर्वेशन है, 7.5% 13% SC का और 7.5% ST का रिजर्वेशन है, और 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का, ठीक है। तो SC ST के लिए क्या कहा गया कि 13%, 13 सीट तो हो गई सीधे सीधे SC की, है ना। मान लो 13 बच्चे SC कैटेगरी के एग्जाम देने ही नहीं आए, या मिनिमम मार्क्स जो क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए 13 बच्चे, तो 3 सीट बच गई साहब। तो ये 3 सीट जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो इन 3 सीट के ऊपर किसी SC कैंडिडेट का ही सिलेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। उसके अलावा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात की, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी यानी कि जिनकी सीनियरिटी पीछे से रुकी हुई थी ड्यू टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उनकी कॉन्सिक्वेंशियल, उनको सीनियर बना दिया, ठीक है। तो ये उसके अलावा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना सकती है सरकार, और 16 क्लॉज 4 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन, आर्टिकल 340। ये तो आप छोड़ दो, ये वाला चार्ट छोड़ दो, क्योंकि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 15 16 17 सारे पढ़ेंगे 18 तक, है ना।
तो वो सारे आर्टिकल आपके वहां पर क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।